नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का खास शो मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था और सरकार के बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे क्या है खबर, इसे ही हम डिकोड करते हैं मनी सेंट्रल में। और खबरों के एनालिसिस के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। नमस्ते प्रियंका, नमस्ते। तो पॉलिसी से जुड़ी खबरें तो हैं ही, लेकिन साथ ही में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी खबर, सेबी के कुछ बदले हुए नियमों पर हम नजर डालने वाले हैं। तो बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको बता ही देते हैं आज मनी सेंट्रल में हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सरकार के उस कदम के बारे में चर्चा करेंगे जो अगर अमल में आया तो देश के लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बात करेंगे आम लोगों के मिलने वाले कर्ज की, जिसे लेकर सरकार एक बड़ी पहल कर रही है। मनी सेंट्रल में एक और बड़ी खबर है जिस पर पवन जी से हम बात करने वाले हैं। दरअसल शेयर बाजार में जिस तरह से बीते कुछ वर्षों में तूफानी रिटर्न मिले हैं, इसमें रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी मशरूम की तरह पैदा हो गए हैं। बाजार में तमाम तरह की गड़बड़ियां भी हमने देखी हैं और अब से भी इस पर अपनी नजरें कड़ी कर रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आम इन्वेस्टर्स के लिए क्यों है ये अच्छी खबर, आगे समझने वाले हैं। और आज का दिन जो है अहम इसलिए भी है कि कंपनियों के तीसरी तिमाही, तीसरे क्वार्टर के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। शुरुआत टीसीएस के नतीजों के साथ हुई है और नतीजों के सीजन पर समझना ज़रूरी है कि क्या कंपनियों की अर्निंग्स में सुस्ती की दौर जो हमने देखा है उससे अब वो बाहर निकलेंगी, क्योंकि कंपनियों के टॉप लाइन और बॉटम लाइन से ही देश की जीडीपी भी बड़े तौर पर जुड़ी हुई है। तो और भी कुछ खबरें होंगी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं मनी सेंट्रल की जो सबसे बड़ी खबर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपके कर्ज से जुड़ी हुई। सरकार ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कह दिया है कि वो कर्ज पर ब्याज दरों को कम करे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अफसरों ने बजट से पहले हुई मीटिंग में एमएफआईज के प्रतिनिधियों से इस बाबत चर्चा की है। देश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों को छोटे कर्ज बांटती है और इनके ग्राहकों में आमतौर पर छोटे कारोबारों से जुड़े हुए लोग होते हैं, मसलन रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार वगैरह। एमएफआई इंडस्ट्री ने सरकार से कहा है कि ज्यादातर कंपनियां 21 से 24% की दर से उधार देती हैं और सरकार का कहना है कि ये रेट छोटे उधार लेने वालों के लिए बहुत ज्यादा है। तो इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। पवन सर, आम लोगों को सस्ता कर्ज मिलने का रास्ता लग रहा है, साफ हो रहा है। सरकार का ये जो कंसर्न है और सरकार इसके लिए अब कुछ कदम भी उठा सकती है, आपको क्या लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है उसके लिए एक ये बड़ा बदलाव हो सकता है? प्रियंका नमस्कार। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक मीटिंग बुलाएगा और इसमें इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लोग आएंगे और वहाँ पे बैठ के सेक्रेटरी बैंकिंग और बाकी जो दूसरे अधिकारी हैं वो उनकी समस्या को सुनेंगे और उनको बोलेंगे कि साहब आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। अगर इससे एमएफआई का सिचुएशन इस देश में अगर सुधर जाएगा तो तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इनके एक मीटिंग बुलाने से समस्या का निदान होने वाला नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूं कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी उसकी जो हालत है वो ये है कि मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में इस देश में रिजर्व बैंक ने काफ़ी एक्शन लिया उनके खिलाफ एक तरह से। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी एक तरह से कहें डिमोरलाइज फील करना, लो मोरल फील करना, मतलब एक्चुअल धंधे पे ध्यान नहीं देना, हमेशा डर के मारे जीना, फियर में जीना, और ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करें कम करें उस पर बड़ा विचार करना और फाइनली जो है उसका असर जो है उनके धंधे पे देखा गया। देखिए, जो पिछला आरबीआई के गवर्नर थे उन्होंने बहुत इस पे एक्शन लिया। 3-4 जो इंस्टीट्यूशंस थे अक्टूबर में उस पर कार्रवाई भी की गई, और जो कार्रवाई थी वो लगभग जायज है, जायज इन द सेंस में कि आप इंटरेस्ट के नाम पे आप टेरर नहीं कर सकते। आप 21%, 25%, 30% इस तरह से चार्ज नहीं कर सकते। चलिए, ये अपनी जगह मेरे ख्याल से सही है। और बहुत सारे जो एमएफआई कंपनियां हैं उन्होंने इस पे ध्यान दिया, बहुतों को इसके लिए फाइन देना पड़ा। तो खैर, अब आ जाइए इस पे कि एक देखिए, सरकार को लगातार कोशिशों के बावजूद सरकार को लगता है कोई नहीं कोई एक तबका ऐसा है जिसको
लेंडिंग के लिए जो कैपिटल मुहैया कराए जाने चाहिए वो उससे थोड़ा वो महरूम रह जाता है। उसको कैसे किया जाए? एक तबका है जिसको एमएफआई लोन देने में लगी हुई है, एक तबका है जिसको कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देने में लगा हुआ है। मतलब इन सब इंस्टीट्यूशंस की, अगर बैंक इस देश में सब कुछ कर रहे होते तो इन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ती। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि जो एमएफआई हैं वो हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इनके क्वालिटी ऑफ जो लोन है वो बड़ी लो क्वालिटी का है। जो अनचेक्ड क्रेडिट ग्रोथ है, ये सब वो एरिया है जिसपे कल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस पे बात की और बहुत एक तरह से एमएफआई को भरोसे में लिया। शायद उसका मकसद ये भी था कि पिछले 6-7 महीने से जो जिस फियर में और जिस आशंकाओं के बीच एमएफआई कंपनियां जी रही हैं, वो थोड़ा सा उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पे इसको लिया गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो इकोनॉमी में इनका रोल है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। पूरे देश में आप देखिए कम से कम आपको 7-8 करोड़ बोरोवर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इस सेक्टर में कम से कम 1-1.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन अब क्या है कि ये भी अपनी आदत से मजबूर हैं, मल्टीपल लोन दे देंगे, ओवर लिवरेज कर देंगे। तो ऐसे सरकार नहीं हो सकता कि एमएफआई में आप आतंक मचाते रहेंगे और सरकार उस पर हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी। पूरा पोर्टफोलियो देखिएगा तो 4 लाख करोड़ का इनका है। 2012 के आसपास इनका पोर्टफोलियो 17,000-20,000 करोड़ के आसपास था। तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर निगाह रखी जाए। तो कल की मीटिंग में मेरे ख्याल से इन्हीं सब मुद्दों पे बात हुई और एक तरह से सरकार ने भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए, लेकिन दायरे में रह के करिए और सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग बल्कि उल्टा आपको हेल्प करने को तैयार हैं। तो साफ तौर पर लगता है कि एमएफआईज का अभी तक का जो उनको जो रेगुलेशंस जो हैं वो भी काफ़ी ढीले ही रहे। एक तो गैप है, जिन लोगों को वो कर्ज बांटते हैं उनको एक फॉर्मल सिस्टम से कर्ज नहीं मिल पाता है, वो इसीलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, वहाँ मनमानी कर्ज पे ब्याज वसूला जा रहा है। ऊपर से रेगुलेशंस को लेकर के लगता है सरकार को अब एक पुख्ता जो है एक रोड मैप या फिर एक प्लान रखना होगा यहाँ पर। सरकार के पास, मतलब प्रियंका, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार के पास अभी पता नहीं सरकार के पास अभी इतना वक्त है कि नहीं है, सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। पर अभी इसके रेगुलेशन के लिए अभी तुरंत कोई रेगुलेशन आ जाएगा, तुरंत कोई सरकार नए रूल बना देगी, नए गाइडलाइंस ला देगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए कुछ तो एमएफआई की कुछ प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, ये तो मानेंगे। ये कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए जो लो कॉस्ट के कैपिटल उठाना हमारे लिए बड़ी लो कॉस्ट फंड जो है वो उठाना हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। तो वो समस्या तो है। सवाल ये उठता है कि जब एमएफआई के लिए लो कॉस्ट का फंड अवेलेबल नहीं है तो जो वो डिसबर्स करेंगे वो सस्ता कैसे हो जाएगा? अब जो जिस हिसाब से वो फंड कॉस्ट ऑफ फंड उनका है और जिस हिसाब से लोन वो देते हैं, डिसबर्स करते हैं जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसमें अगर ह्यूज गैप है जो सरकार की नजर में बिल्कुल इनह्यूमन है, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर सारे केसेस में ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये आसान है इसको डील करना। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत ही थिन मार्जिन पे अगर लोन डिसबर्स करते हैं, लोन देते हैं, तो आखिर किस तरह से इनको आप लाइन पे लाएगा? तो ये एक समस्या उनकी जो उन्होंने अप्राइज किया सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज को, ये कि साहब हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बहुत हाई है, इसके लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए, क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसी कोई योजना हमारे लिए हो तो ज्यादा बेहतर है। सरकार ने कोई वादा नहीं किया उनसे और इस पर तुरंत अभी कोई बजट में फैसला भी आ जाएगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक फैसला लिया गया है कि, और ये है एक अहम खबर आपके लिए अगर आप निवेश करते हैं शेयरों में, म्यूचुअल फंड में। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सेबी ने ये नई गाइडलाइंस निकाली हैं। आपको बता दें कि अभी दिसंबर में ही सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट यानी आरएस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आईएएस के लिए नॉर्म्स को नोटिफाई किया था और अब ये नई गाइडलाइंस आ गई हैं। नए नॉर्म्स में इन आरएस और आईएएस की क्वालिफिकेशन,
फी स्ट्रक्चर, डिपॉजिट ज़रूरतों और क्लाइंट सेग्रीगेशन के प्रोटोकॉल शामिल हैं। सेबी ने नए कंप्लायंस भी जारी किए हैं। अब 150 तक क्लाइंट्स वाले एनालिस्ट को 1 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर रखने होंगे, जबकि 1000 क्लाइंट से ऊपर वालों को 10 लाख रुपए डिपॉजिट रखना होगा। मौजूदा आईएएस को 30 जून 2025 तक डिपॉजिट की शर्त को पूरा करना होगा, जबकि नए एप्लीकेंट्स को तत्काल इस नियम को मानना है। इसी तरह आरएएस को भी अप्रैल 2025 तक इस नियम का पालन करना होगा। आरएएस और आईएएस को लेकर के पहले हमने देखा कि सेबी ने जो है काफ़ी बातें की, उसके बाद अब गाइडलाइंस भी लेकर आ गई है। आरएएस और आईएएस बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं जब एक निवेशक कैपिटल मार्केट में उतरता है, और अब सेबी ने ये जो स्टेप्स उठाए हैं, मुझे लगता है वो एक तरह से एक छलना लगा दिया है कि वो लोग जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उन पर सेबी भी चाहती है कि एक नज़र हो, एक उनकी एक आंसरेबिलिटी हो। पवन जी। प्रियंका, जब ये जो रिसर्च एनालिस्ट और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये थोक के भाव में नहीं मिलते थे, तो इस देश में इतनी ज़्यादा मार्केट को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी ज़्यादा मार्केट पे निगाह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे जैसे ये देखिए, हर दूसरा आदमी जहाँ रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे राय दे रहा हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे राय दे रहा हो, जहाँ पे टेलीविजन के जर्नलिस्ट, जहाँ पे टेलीविजन चैनल के जर्नलिस्ट, जहाँ पे यूट्यूब के जर्नलिस्ट ये राय दिए जा रहे हैं कि फलां कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करिए और फलां कंपनी में शेयर बेच के निकल जाइए, रही राइट टाइम है। तो ये जैसे जैसे इसका एक तरह से कहें ये खतरा बढ़ा है, जहाँ पे मार्केट में से ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई है, इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन नहीं रह गया है। भाई, टेलीविजन चैनल्स के जर्नलिस्ट इन्वेस्टमेंट पे एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले ये बताइए। तो जब कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप कोई बेंचमार्क नहीं तैयार करेंगे, जिसमें एक मिनिमम बेंचमार्क होगी जिसका पालन लोग करेंगे, तो फिर तो सभी करने लग जाएंगे। ऐसे में सेबी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया कि इसको अगर हमने नहीं नियमों से बांधा, गाइडलाइन से बांधा, तो ये आगे चल के जो मार्केट में इन्वेस्टर्स अपना पैसा डुबोएंगे, सरकार की बदनामी होगी, रेगुलेटर की बदनामी होगी, मार्केट में इंस्टेबिलिटी आएगी। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन की बात पे एक तरह से कहें बेंचमार्क तैयार करना, फी स्ट्रक्चर जिसकी बात अभी आप कह रही थी उस पर तैयार करना, साथ ही साथ जो है क्लाइंट सेग्रीगेशन, ये सब उनको मार्केट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये बहुत जरूरी था। इससे एक तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होगा, नए इन्वेस्टर्स को आने में ट्रांसपेरेंसी होगी, नए इन्वेस्टर्स को आने में मतलब कोई ऐसी बाधा उनको नहीं आएगी, वरना लोग मार्केट में आने से डरते हैं। तो ऐसा है कि मार्केट में जब मार्केट चौपी नहीं है, जब मार्केट में डेप्थ है, लोग पैसा बना रहे हैं, तो उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। जो नए लोग आना चाहते हैं, और नए लोग तब आएंगे जब वो इनसे नहीं डरेंगे, जब एक निश्चितता होगी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए और रिसर्च एनालिस्ट के लिए। तो यहाँ तो सभी टेलीविजन के पत्रकार एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये शेयर खरीदिए, वो शेयर खरीदिए। सेबी को तो कायदे से इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए नियम तो है सर, लेकिन मुझे लगता है वहां पर भी अभी स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत है। नहीं, होना चाहिए ना। बिल्कुल, आई एग्री विद यू सर, होना ही चाहिए, होना चाहिए। दो तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बात बन नहीं रही है। जी, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज से कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। टीसीएस के नतीजों के साथ इसकी शुरुआत हुई है। माना यह जा रहा है कि पहले 2 क्वार्टर्स में खराब नतीजों के बाद ये जो तीसरा क्वार्टर है, यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ में रिकवरी देखने को मिलेगी। ये ग्रोथ सिंगल डिजिट में वैसे रह सकती है। अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक निफ्टी 50 कंपनियों की कंबाइंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ 7.9% रह सकती है, जो कि 3 तिमाही के सबसे तेज ग्रोथ रहेगी। पवन जी, गुजरी तिमाही अच्छी नहीं रही, हम दोनों ने उसको काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया है, और अब जो शुरुआत हो रही है अर्निंग सीजन की, इसमें आपकी नज़रें कहाँ रहने वाली हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत दारोमदार रहेगा आगे आने वाले, जो भी हम बजट की चाहे बात कर लें या फिर आने वाले ग्रोथ के नंबर्स की हम बात करें। प्रियंका, ये भी इसमें जैसे मेरे ख्याल से शायद टीसीएस का एग्जांपल आपने दिया कि नहीं दिया, मुझे सुनने में कुछ ऐसा लगा कि जी, टीसीएस लेकर आई आज अपने रिजल्ट्स। आईटी कैसा रहा? नेट प्रॉफिट उनका बढ़ा है सर, नेट प्रॉफिट उनका बढ़ा है
12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है, 12,380 करोड़, और रेवेन्यू में भी 5% की बढ़ोतरी है। देखिए ये है कि आईटी में शायद आईटी में तो क्या पता आ भी जाए उसके मुताबिक, पर देखिए मैं अभी एक नोमुरा की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो ये कहता है कि साहब ऐसा है कि हिंदुस्तान जो है वो एक तरह से कहें तो साइक्लिकल स्लो डाउन में चला गया है, जिसको अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको निकलने में भी कुछ महीनों का वक्त लगेगा, संभवतः हो सकता है अगले साल के सेकेंड क्वार्टर तक ये निकले। और केवल नोमुरा की रिपोर्ट नहीं है, ऐसे आपको छोटे मोटे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उस तरह की भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इन रिपोर्ट्स में और इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन हैं उसमें ये बड़े आइडेंटिकल हैं नेचर में, देखने में बड़े आइडेंटिकल हैं, साथ ही साथ अप्रोच में आइडेंटिकल हैं, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन में आइडेंटिकल हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो आईटी की कंपनियों के पे अभी नहीं बात करते हैं प्रियंका, लेकिन आईटी के बाद भी अगर आप किसी और जैसे एफएमसीजी का एग्जांपल आप देंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया कारों की कंपनियों के केस में, तो मुझे लगता है कि वहां पे जिस तरह का रुझान है, जिस तरह का ग्रोथ सबड्यूड है, म्यूटेड है, वो फिलहाल यहाँ से पिछले क्वार्टर की तुलना में अर्निंग्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि अर्बन सेटअप में भी कंजम्पशन थोड़ा बेहतर हो जाए, रूरल का थोड़ा बेहतर ऑलरेडी है, तो आपको अच्छे नतीजे पिछले क्वार्टर की तुलना में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अगर ये कंपनियां अगर इस फिराक में हैं कि उसकी भरपाई और उसका मिलान और मैच जो है वो लास्ट कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द लास्ट ईयर से करेंगे, तो क्वार्टर से करेंगे, तो शायद वो ज्यादा मुमकिन नहीं हो। और ये जो अभी आप अर्निंग्स पर दबाव आप देखिएगा, या जिस तरह की अर्निंग्स आएगी, मतलब मैं दवा भी कहूंगा इसको, जब आप उस तरह से नहीं आ पाया एक साल के अपने परफॉर्मेंस को नहीं अगर दोहरा रहे हैं, तो मैं थोड़ा दबा भी कहूंगा उसको। तो उस सूरत में अभी ये अर्निंग्स पे दबाव बना रहेगा, जो मुझे समझ में आता है। और थोड़ी सी बेहतरी अगर होनी भी होगी तो मेरे ख्याल से चौथे क्वार्टर में जाके होगी। एक जो बात निकल कर आ रही है टीसीएस के रिजल्ट में पवन सर, वो ये कि इनका हेड काउंट घटा है, यानी यहाँ पर जो नौकरियां जो मिली हैं वो कम, और लोगों ने नौकरियां छोड़ी भी हैं और नई नौकरियां भी नहीं क्रिएट हुई है। ये कितनी वरिंग है? नहीं देखिए, वरिंग तो नहीं दे, इसमें आपको एक कंपनी पर नहीं बात करिए। मेरे ख्याल से अभी आप जो बाकी और लिस्टेड कंपनी हैं, आप जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर जो इनसे जो छोटे आकार की कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी का एग्जांपल मैं देता हूँ, कॉग्निजेंट को आप देखिएगा, परसिस्टेंट को देखिएगा, तो ये सब वो कंपनी है जिसको आप वॉच करिए और देखिए कि क्या जो जो टीसीएस के रिजल्ट हैं वो वही रिजल्ट क्या बाकी कंपनियों में रोल आउट हो रहे हैं क्या, या कहीं ऐसा नहीं है कि जो टीसीएस का रिजल्ट है वो स्टैंड अलोन बेसिस पे है और ये वन ऑफ है, बाकी कंपनियों का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा उस पर वॉच करेंगे और आप देखेंगे ढेर सारी कंपनियों के नंबर, तो शायद आपको पता चलेगा कि कैसा रहने वाला है आईटी कंपनियों के लिए थर्ड क्वार्टर। ओके, सो अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा सभी कंपनियों के और भी रिजल्ट आएंगे, उस पर हम एक चेक लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मोबाइल पीएलआई स्कीम की। इसे लेकर एक अपडेट आ रहा है। पीएलआई स्कीम आने के बाद से नई मोबाइल कैपेसिटी पूरे इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। बात ये भी आ रही है कि इस कैपेसिटी का इस्तेमाल दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में हो रहा है। इसकी वजह से ग्लोबल और लोकल लेवल पर फ़ोन्स की कम डिमांड है, और बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने वाली और जो कंपनियां हैं वो पीएलआई स्कीम का पार्ट है, उनका यूटिलाइजेशन रेट ज़्यादा है। छोटी कंपनियों के लिए मुश्किल है और ज़्यादा है, क्योंकि ये वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही हैं और लोकल मार्केट में अभी डिमांड सबड्यूड है। आपको क्या लगता है पवन साहब, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या हम एक पॉज मूवमेंट देख रहे हैं, ठहराव है, डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है और इसका खामियाजा फोन मेकर्स को उठाना पड़ रहा है? देखिए प्रियंका, जब पीएलआई इस देश में शुरू हुआ था, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग इन्होंने की उस समय मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट और जो एक्सपोर्ट मार्केट है, दोनों के लिए जो प्रोजेक्शन किए गए, मुझे लगता है कि शायद वो एक वो ज्यादा थे। तो अब जाके जब, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे, और देखिए आप जैसे आप भी बात कर रहे हैं, करीब जो 5 करोड़ मोबाइल मेरे ख्याल से जो बाहर एक्सपोर्ट किया गया है, उसमें अगर उसको छोड़ देंगे, डोमेस्टिक लेवल पे आपको 20 करोड़ का
तो मतलब आप आधे से जो कैपेसिटी है उसके आधे पे आप काम कर रहे हैं। इसकी दोनों वजह मेरे ख्याल से बाहर में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, शायद उसकी वजह से जो डिमांड एक्सपोर्ट में उसका असर दिख रहा है। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक लेवल पे भी जो आपको दिख रहा है, एक तरह से कहें तो सर्टेन पैचेज जिसकी वजह से मार्केट में सेल्स नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड नहीं है। तो ये सब मिला के एक तस्वीर ऐसी पेश करते हैं जिसमें थोड़ा सा माहौल निराशाजनक लगता है। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि देखिए पीएलआई कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पीएलआई स्कीम नहीं लाया गया था। वो इवन अगर ये साइक्लिकल इम्पैक्ट है जिसमें कि हो सकता है 6 महीने बाद ये अगर पिक कर जाए या 3 क्वार्टर के बाद पिक कर जाए, तो उस सूरत में आपको ये देख अभी से असेसमेंट ये करना कि इस सेक्टर में ये प्रॉब्लम एरियाज है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी देखिए कि ये साल ये क्वार्टर कैसे जाता है, क्योंकि मेरा ही मानना है कि पीएलआई एक ऐसा एरिया है जहां पे लगातार सरकार निगाह बनाए हुए है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि पीएलआई में जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है उसमें सेल्स की कैसी पोजीशन है, उसमें एक्सपोर्ट का कैसा पोजीशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट की कैसी पोजीशन है, ताकि उसके आधार पे जो दूसरे और एरियाज हैं वहां पे पीएलआई में पैसे लगाए जाएंगे, वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर जिन एरियाज में अब तक पीएलआई में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अगर अच्छे अगर उसके नतीजे नहीं आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार के लिए एक चिंता का विषय ऑलरेडी है, जिसपे मेरे ख्याल से संज्ञान में सरकार ले रही होगी। चलिए पवन जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इसी के साथ आज की बातचीत को यही वाइंड अप करते हैं सर, और कल मुलाकात होगी। मनी सेंट्रल में आप लोग जुड़े थे, थैंक यू सो मच हमारी बातचीत सुनने के लिए। और अगर आप किसी टॉपिक पर पवन जी को सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उस पर भी हम बात लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।